Hello students, today I am going to start first chapter of class 8 NCERT Geography, that is resources. In this chapter we will learn about resources, their factors, abiotic and biotic resources, human made resources and how can we conserve resource. So let's start. Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things: cloth, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has use, said Mona. मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो: कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें। इनमें से हर एक चीज़ यूजफुल है, मोना ने कहा। दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सेड अम्मा। इसीलिए ये सब इम्पॉर्टेंट है, अम्मा ने कहा। दीज आर रिसोर्सेज, ये संसाधन है। वट इज़ अ रिसोर्स? रिसोर्स क्या है, संसाधन क्या है? वॉज राजू क्वेश्चन टू अम्मा। अम्मा से राजू ने क्वेश्चन पूछा। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स, रिप्लाइड अम्मा। तो अम्मा ने बताया कि हर एक वो चीज़ जो कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है उन्हें हम रिसोर्स कहते हैं। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व दैट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। आप अपने चारों ओर देखें और ऑब्जर्व कीजिए, आपको रिसोर्स के अलग अलग टाइप्स देखने को मिलेंगे। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस, द रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज। तो जो उनकी अम्मा होती है वो उन्हें बताती है कि प्यास लगने पर आप पानी पीते हैं और घर पे आप इलेक्ट्रिसिटीज़ का यूज़ करते हैं और स्कूल जाते समय आप रिक्शा लेते हैं और पढ़ने के लिए आप बुक्स का यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है, रिसोर्सेज हैं। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक्स फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो रिसोर्सेज। तो आपके पापा ने आपके लिए एक टेस्टी स्नैक्स बनाया है और उन्होंने उस स्नैक्स में जितनी भी फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ की हैं वो सब भी क्या है, रिसोर्सेज हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। तो जो पानी होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, रिक्शा होता है, वेजिटेबल्स और टेक्स्ट बुक है, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू सो दे हैव यूटिलिटी। और ये सब आपके थ्रू यूज़ की जाती हैं और इनमें क्या है, यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी मीन्स होता है उपयोगी। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सबस्टांस अ रिसोर्सेज। तो उपयोगी और उपयोगिता ये दोनों मिलकर क्या करती हैं, किसी सबस्टांस और किसी ऑब्जेक्ट को रिसोर्स बनाती है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? राजू नाउ वांटेड टू नो। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। तो जो उनकी अम्मा होती है तो वो उनको बताती है कि कोई भी वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है, यानी कि जब उसकी कोई वैल्यू होती है। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू। तो उसकी उपयोगी और उसकी उपयोगिता उसे एक वैल्यू प्रोवाइड करती है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा। तो जो उनकी अम्मा होती है वो बोलती है कि जितने भी रिसोर्स है, जितने भी संसाधन हैं, उनकी कोई ना कोई वैल्यू है। वैल्यू मीन्स वर्थ, मूल्य का अर्थ महत्व होता है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। जो कुछ रिसोर्सेज होते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, यानी कि आर्थिक महत्व होता है, और कुछ की नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल्स, मेटल मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। जैसे कि जो साधन है आपका मेटल, जो मेटल है उसका क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू है। अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप मे नॉट, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। लेकिन जो बहुत सुंदर सी लैंडस्केप है उसका वैल्यू नहीं है, लेकिन ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए? ह्यूमन नीड्स के लिए ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यू विथ टाइम। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। योर ग्रैंड मदर होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। आपकी दादी के जो घरेलू नुस्खे हैं आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट इफ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल firm
tomorrow they could become economical value. लेकिन यदि वो पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फॉर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं. तो यहाँ पर ग्लॉसरी पे वर्ड दिया गया है पेटेंट. इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन. तो इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स ये है कि किसी भी विचार और आविष्कार में एकमात्र अधिकार होना. Time and technology are two important factors that can change substances into resources. Both are related to the needs of the people. तो जो टाइम और टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. क्यों हैं ये? इसीलिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं क्योंकि इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? सबस्टांस को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. और ये दोनों ही फैक्टर्स ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. और जो मनुष्य है वो स्वयं में ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं. इट इज़ देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज. तो क्या होता है? जो ह्यूमन बींग है वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्यों है? वो अपने आप पे एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इसीलिए है क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स के जो आइडियाज़ हैं, उसके विचार हैं, उसके जो नॉलेज है यानी कि जो उसका ज्ञान है, इन्वेंशंस हैं, उसकी जो डिस्कवरीज हैं, जिसके थ्रू क्या होता है बहुत अदर जो रिसोर्स है उनको हम डेवलप कर सकते हैं. ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लेड्स टू मैनी अदर्स. तो जो प्रत्येक डिस्कवरी यानी कि प्रत्येक जो खोज है और जो इन्वेंशन है यानी कि आविष्कार है जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग डिस्कवरी और इन्वेंशन को भी डेवलप कर सकते हैं. द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस while the invention of the wheel ultimately result in the development of newer modes of transport. तो जैसे कि आपको पता है कि जो फायर की जो डिस्कवरी हुई थी, आग की जो खोज हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था कि आग की खोज से हमने खाना पकाना तो सीखा ही है बल्कि कुछ और अदर एक्टिविटीज़ है जो हम फायर के थ्रू क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं. वैसी व्हील है यानी कि पहियों का जब आविष्कार हुआ था, तो जब पहियों का आविष्कार हुआ था उससे क्या डेवलप्ड हुआ? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड हुआ. द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. तो जो टेक्नोलॉजी है किसकी? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की यानी कि विद्युत जल की. तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें क्या होता है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बहते जल में क्या करती है? एनर्जी को प्रोड्यूस करती है. तो ये भी क्या एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर बताया गया है ए वेरी वैल्यूबल वन सो आई एम अ रिसोर्स टू. तो जो वो लड़की है मोना है वो अपनी मम्मी से पूछती है कि बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन है. तो वो जो बच्ची है वो बोलती है कि मैं एक क्या हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हूँ. क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा है कि ह्यूमन बींग बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है. क्यों है? क्योंकि वो क्या करता है? अपने नॉलेज से, अपने जो उसके आइडियाज़ हैं उसके थ्रू वो क्या करता है? अलग अलग इन्वेंशन और डिस्कवरीज करता है. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. संसाधनों के प्रकार. रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन. तो रिसोर्स के 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज नेचुरल, प्राकृतिक. सेकंड वन इज ह्यूमन मेड, मानव निर्मित. थर्ड वन इज ह्यूमन यानी कि मानव. तो फर्स्ट वन है हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज. Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. तो natural resources हम उन्हें कहेंगे जो हमें नेचर से मिलते हैं और जिनका यूज़ हम ज़्यादा मॉडिफिकेशन करके नहीं करते हैं. इट मीन जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसमें हम ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं, उनका डायरेक्ट यूज़ करते हैं, उसे हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं. द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल्स, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. तो जो वायु है जिससे हम सांस लेते हैं, पानी जो कि हमारे रिवर्स और लेक्स में है, सॉइल्स, मिनरल्स, ये सब क्या है? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. मैनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली. तो बहुत से ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे लिए फ्री गिफ्ट्स हैं यानी कि जिनका हमें कोई पे नहीं करना पड़ता है, निःशुल्क है और जिनका यूज़ हम डायरेक्ट करते हैं. इन सम केसेस tools and technology may be needed to use a natural resources in the best possible way. तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि हमें क्या करना पड़ता है? जो नेचुरल रिसोर्स है उनके यूज़ के लिए हमें टूल्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है जिससे कि हम क्या करें? बेस्ट यूज़ कर पाएँ नेचुरल रिसोर्सेज का. Natural resources are classified into different groups depending upon their level of development and use, origin, stock and distribution. तो
बहुत से ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो अलग अलग कैटेगरी में जिनको बांटा गया है और उनके डेवलपमेंट में और उनके यूज ऑफ लेवल में, जिसमें कि उनका ऑरिजिन आता है, उद्गम आता है, स्टॉक यानी कि भंडार और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण आता है. On the basis of their development and use of resources can be classified into two groups, actual resources and potential resources. तो क्या होता है कि जो रिसोर्सेज हैं उनके डेवलपमेंट और उनके यूज़ के थ्रू हमने जो रिसोर्स है उसको दो वे में बांटा है. डेवलपमेंट और यूज़ के थ्रू में हमने दो वे में बांटा है. फर्स्ट वन इज एक्चुअल रिसोर्सेज, सेकेंड वन इज पोटेंशियल रिसोर्सेज. तो जो एक्चुअल रिसोर्स होता है उसे हम हिंदी में वास्तविक संसाधन कहते हैं और जो पोटेंशियल रिसोर्स होता है उसे हम कहते हैं संभाव्य संसाधन. एक्चुअल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन. तो एक्चुअल रिसोर्स वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी हमें पता होती है, यानी कि जिसकी मात्रा हमें ज्ञात हो. दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट. और ये वो रिसोर्स है जिनको हम प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं. The rich deposit of coal in rural region of Germany and petroleum in the West Asia, the dark soils in the Deccan Plateau in Maharashtra are all the actual resources. तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि डार्क सॉइल्स कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, डिकैन प्लेटूज में पाई जाती है, जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है. और हमारे जो कोल डिपॉजिट हैं जो जर्मनी में है, पेट्रोलियम हमारा वेस्ट एशिया में है. तो ये सब क्या हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज हैं, यानी कि वास्तविक संसाधन है जिनका यूज हम प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज हुज एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट. तो पोटेंशियल रिसोर्स हम उसे कहेंगे जिनकी क्वांटिटी हमें पता ना हो, यानी कि जिनकी क्वांटिटी हमें ज्ञात ना हो और जिनका यूज हम अभी नहीं कर रहे हो. These resources could be used in future. The level of technology we have at present may not advance enough to easily utilize these resources. तो जो पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं इनका यूज हम फ्यूचर में करते हैं. तो जो आज के लेवल है टेक्नोलॉजी का वो इतना एडवांस नहीं है कि उनका यूज हम फ्यूचर के रिसोर्स को ऑब्टेन करने में कर सकें. The uranium found in Ladakh is an example of potential resource that could be used in the future. तो जो यूरेनियम है लद्दाख में पाया गया है, तो ये एग्जाम्पल है आपका पोटेंशियल रिसोर्स का. क्यों है? क्योंकि इसका यूज हम कब करेंगे? फ्यूचर में करेंगे. हाई स्पीड विंड्स आर अ पोटेंशियल रिसोर्सेज 200 years ago. तो जो हाई स्पीड विंड्स है ये 200 साल पहले की है, जो कि क्या है? पोटेंशियल रिसोर्स है. टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्सेज and wind farms generate energy using windmills like in Netherlands. You will find some in Nagercoil in Tamil Nadu and on Gujarat coast. तो आज के टाइम पे जो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं जैसे कि हाई स्पीड विंड्स, वो आज की डेट में एक एक्चुअल रिसोर्स है जो कि विंड फार्म्स में जनरेट की जाती है, जिसके थ्रू क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है. जैसे कि विंड्स मिल्स है वो कहाँ पर है? आपके नीदरलैंड में है, और कुछ क्या हमारे पास नागरकोइल में है जो कि तमिलनाडु में, और कुछ हमारे पास गुजरात कोस्ट में है. बेस्ड ऑन देयर ऑरिजिन रिसोर्सेज कैन बी अबायोटिक एंड बायोटिक. तो ऑरिजिन के थ्रू में जो रिसोर्सेज हैं वो बायोटिक भी हो सकते हैं और अबायोटिक भी हो सकते हैं. अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग वाइल बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग. तो जैसे कि आपको अच्छे ढंग से पता है कि अबायोटिक एंड बायोटिक, तो अबायोटिक फैक्टर्स वो होते हैं जो नॉन लिविंग्स होते हैं एंड बायोटिक फैक्टर वो होते हैं जो लिविंग थिंग्स होते हैं. Soil, rocks and minerals are abiotic, but plants and animals are biotic resources. तो abiotic के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? Soil, rocks, minerals, ये सब क्या हमारे abiotic resources हैं. Abiotic resources में हमारे क्या आएंगे? Plants and animals. Natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources. तो जो natural resources है इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है. First one is renewable resources यानी कि नवीकरणीय resources. सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि अनवीकरणीय रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनाइज्ड क्विकली. सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम दोबारा से रिन्यूड कर सकते हैं और उनका यूज कर सकते हैं. तो कुछ हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे पास अनलिमिटेड है,
जिन पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और वो है हमारे पास सोलर यानी कि सौर और विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा। Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम केयरलेस यूज़ करते हैं कुछ रिन्यूएबल रिसोर्स का, जैसे कि पानी, सॉइल और फॉरेस्ट का, तो ये क्या होता है कि जब हम पानी का, सॉइल का, फॉरेस्ट का बहुत केयरलेसली यूज़ करेंगे तो जो उसके स्टॉक है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, और स्टॉक मीन्स होता है भंडार। वाटर सीम्स टू बी अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप of natural water resources is a major problem in many parts of world today। तो जैसे कि हमें पता है कि जो वाटर है, हमें देखने को मिला कि वाटर क्या अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन अब क्या है, पानी की जो कमी है, कभी कभी क्या होता है सूखा पड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है पानी क्या होता है सूख जाता है, और उसके थ्रू क्या होता है कि बहुत से जो वर्ल्ड है वहाँ पर पानी की प्रॉब्लम्स हो रही है। नेक्स्ट वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जिसमें कि बहुत लिमिटेड स्टॉक होते हैं, और ग्लॉसरी में भी आप देख सकते हो स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज का मीन्स क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज़। तो ये क्या है, रिसोर्स का क्या है, अमाउंट है जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्स को यूज करते हैं। तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, तो जो इसके स्टॉक है बहुत लिमिटेड है, यानी कि इसके स्टॉक अनलिमिटेड नहीं है। वंस द स्टॉक्स आर एग्जीक्यूटेड इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनाइज्ड। तो एक बार इसका स्टॉक अगर ख़त्म हो गया तो ये क्या लेते हैं, हजारों साल ले लेते हैं दोबारा रिन्यूड होने में। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन्स, सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल्स। तो कुछ ऐसे रिसोर्स भी होते हैं जो ह्यूमन लाइफ से भी ज़्यादा क्या कर लेते हैं, टाइम पीरियड ले लेते हैं जो रिसोर्स है उसको रिन्यूड होने में, और उनमें से जो एग्जाम्पल है वो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का। On the basis of their distribution, resources can be ubiquitous and localized. Resources that are found everywhere, like the air we breathe, are ubiquitous, but those which are found only a certain place are localized, like copper and iron ore. तो रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग तो दो टाइप के यहाँ पर हैं, यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड। तो यूबिक्यूटस का मीन्स होता है सर्वव्यापक, यानी कि जो हमें हर कहीं मिल सकती है, एंड लोकलाइज्ड का मीन्स होता है स्थानिक, जो हमें एक सर्टेन प्लेस में मिल सकती है। तो यूबिक्यूटस हम उसे कहते हैं जो क्या हमें हर जगह मिल सकती है, जैसे कि एयर, और लोकलाइज्ड वो होते हैं जो कि हमें सर्टेन प्लेस में मिलते हैं, जैसे कि कॉपर एंड आयरन। The distribution of natural resources depend upon number of physical factor like terrain, climate and altitude। तो क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन को हम हिंदी में वितरण कहते हैं, तो जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर यानी कि भौतिक कारक पर, जैसे कि टेरेन। तो टेरेन हमारा यहाँ पर हम टेरेन को कह सकते हैं भूभाग कह सकते हैं, लैंड सरफेस, क्लाइमेट यानी कि जलवायु, और एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। तो जो ये रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत अनइक्वल है, क्योंकि जो अर्थ है इसमें अलग अलग जगह पे ये फैक्टर्स क्या डिफ्रेंशिएट हैं, जिसके थ्रू क्या हो सकता है इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज Sometimes natural substance become resource only when their original form has been changed। तो अब हमारे पास ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, तो ये है मानव निर्मित संसाधन। तो कभी कभी जो नेचुरल सबस्टांस होते हैं इनको हम रिसोर्स तब बना सकते हैं जब हम इनकी जो ओरिजिनल फॉर्म है यानी कि जो इनकी एक्चुअल फॉर्म है उसको चेंज कर दे। आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। तो जो आयरन और है यानी कि जो लोहा है वो उस समय तक रिसोर्स नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो जो लोग होते हैं वो नेचुरल रिसोर्स का यूज़ किस चीज़ में करते हैं, बिल्डिंग्स बनाने में करते हैं, ब्रिज बनाने में करते हैं, रोड्स, मशीनरी और व्हीकल्स बनाने में यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या जानते हैं कि ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। मॉन्यूमेंट्स हो गया, इंडस्ट्रीज होगी, ब्रिज हो गया, पार्क्स हो गया, तो ये किसके थ्रू बने हैं, ह्यूमन के थ्रू बने हैं। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और जो टेक्नोलॉजी है
वो भी किसके थ्रू बनाई गई है, ह्यूमन के थ्रू बनाई गई है। तो जो टेक्नोलॉजी है वो भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक ह्यूमन्स मेड रिसोर्सेज। तो जो लोग होते हैं वो नेचुरल रिसोर्स को कैसे यूज़ करते हैं, ह्यूमन के थ्रू करते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं। सेट मोना नॉडिंग इन अंडरस्टैंडिंग यस सेट राजू। तो ये बातें क्या करती है, मोना राजू को समझाते हुए कहती है और राजू क्या करता है, इसको एक्सेप्ट भी करता है। ह्यूमन रिसोर्सेज, अब हमारे पास मानव संसाधन। People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the technology to do so. तो जो people है वो क्या करता है, जो नेचर का है उसका बेस्ट यूज़ करता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, क्रिएटिविटी होती है और उसके पास क्या होता है, नॉलेज होता है, स्किल होता है और टेक्नोलॉजी होती है, जिसके थ्रू वो क्या करता है, अदर रिसोर्स को भी डेवलप करता है। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग आर अ स्पेशल रिसोर्स। और यही कारण है जिसके द्वारा ह्यूमन को एक स्पेशल रिसोर्स माना गया है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूबल रिसोर्सेज। तो जो लोग हैं, ह्यूमन है, वो क्या एक रिसोर्स है, और जो एजुकेशन और हेल्थ यानी कि एजुकेशन और हेल्थ के थ्रू उनकी हेल्प के बिना जो ह्यूमन है वो एक वैल्यूबल रिसोर्स नहीं हो सकता है। यानी कि एजुकेशन, शिक्षा और हेल्थ के थ्रू ह्यूमन क्या है, एक वैल्यूबल रिसोर्स बना है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो क्या होता है, जब क्या होता है कि क्वालिटी में इम्प्रूव होता है पीपल के, उसके स्किल में इम्प्रूव होता है, तो उसके थ्रू क्या करता है, जब उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूवमेंट होगी, उसके स्किल भी इम्प्रूव होंगे, तो उसके थ्रू वो क्या कर पाएगा, जो नए नए रिसोर्स हैं उनको क्रिएट कर पाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि मानव संसाधन का विकास। कंजर्विंग रिसोर्सेज, संसाधन संरक्षण। मोना हैड नाइटमेयर, शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन, देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक। मोना ने एक रात को एक सपना देखा कि जो अर्थ है उसका पूरा पानी सूख चुका है और जितने भी पेड़ हैं वो कट चुके हैं और वहाँ पर चारों ओर शेड है और वहाँ पर कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं है। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डिस्पेरेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। तो जो लोग हैं वो बहुत निराशापूर्ण होकर छाया पे यानी कि अंधेरे में घूम रहे हैं खाने के लिए। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। अम्मा, कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड। तो उसने अपनी माँ से पूछा, अपनी अम्मा से पूछा, क्या ये सच हो सकता है? Yes, Amma replied, if we are not careful, then even renewable resources can become very scarce and non-renewable ones can definitely get executed. तो जो उसकी अम्मा है वो कहते हैं कि हाँ, अगर हम जो नेचुरल रिसोर्स हैं यानी कि जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं इनका यूज़ केयरफुली ना करें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा दोबारा से इनका यूज़ करना। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं अगर वो एक बार ख़त्म हो गए तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, तो दोबारा रिन्यूड नहीं हो सकते। वट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आस्क्ड लॉट्स, रिप्लाइड अम्मा। तो जो राजू है वो अम्मा से पूछता है कि हमें इसके लिए क्या करना होगा, तो अम्मा रिप्लाइड करती है बहुत कुछ। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो रिसोर्स को केयरफुली यूज़ करना और उनको टाइम देना दोबारा से रिन्यूड होने के लिए, तो ये रिसोर्स कंजर्वेशन कहा जाता है। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम उसे कहते हैं जिसमें कि हम क्या करते हैं कि जो रिसोर्स हैं उनको बहुत अपनी ज़रूरत के अनुसार उनको यूज़ करते हैं, उनको बैलेंस बनाए रखते हैं और उनको फ्यूचर के लिए सेव करते हैं। There are many ways of conserving resources. Each person can contribute by reducing conservation, recycling and reusing thing. तो रिसोर्स कंजर्व करने के लिए बहुत से तरीके हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपना योगदान दे रिड्यूसिंग और रिसाइकलिंग के लिए, अल्टीमेटली इट्स मेक अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड। तो क्या ये इस बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि इसमें हमारी जो लाइफ है वो इससे लिंक्ड है। दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड द friends made packets and shopping bags out of the old newspaper, discarded cloths and basket
फ्रॉम बैम्बो स्टिक्स। तो उस शाम को उन बच्चों ने और जो उनके दोस्त थे उन लोगों ने क्या किया कि जो ओल्ड न्यूज़पेपर थे उनसे उन लोगों ने बैग बनाना शुरू करा, और जो ओल्ड क्लॉथ्स थे उनसे भी उन लोगों ने बैग्स बनाना स्टार्ट कर दिया था, और बास्केट बनाए उन्होंने किससे, जो बैम्बो की स्टिक्स होती है। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो सेट मोना। तो जो मोना है वो कहती है कि जिन लोगों को हम जानते हैं उन लोगों को हम इनमें से कुछ दे देंगे। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज सेट मुस्तफ़ा टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। तो जो मुस्तफ़ा है कि हाँ ये एक अच्छा काम है जो कि हमारे द्वारा किया गया है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने रिसोर्स को बचा सकते हैं और अपनी जो अर्थ है उसको अलाइव कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर सेड जेसी, मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक प्रॉपर सी एक्सप्लेन। तो जो उसमें जैसी है वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल रहूँगी कि मैं पेपर वेस्ट नहीं करूँ, क्योंकि जो पेपर है वो किसके थ्रू बनता है, ट्रीज़ के थ्रू बनता है। अगर ट्रीज़ कट जाएंगे तो हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। I will see that electricity is not wasted in my house, shouted Mustafa. Electricity comes from water and coal. तो जो मुस्तफ़ा है वो ज़ोर से कहते हैं कि मैं ध्यान रखूँगा कि मैं अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना करूँ, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है ये हमें कहाँ से मिलती है, पानी और कोल से मिलती है। I will make sure that water is not wasted home, said आशा. Every drop of water is precious. तो आशा कहती है कि मैं ये ध्यान रखूँगी कि पानी की एक भी बूंद वेस्ट ना हो, क्योंकि पानी क्या है, बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, कोर्स द चिल्ड्रन। तो बच्चे कहते हैं कि हमने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है, अलग अलग बहुत अच्छे से काम किए हैं। दीज आर सम ऑफ थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। व्हाट अबाउट यू? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्स? तो ये कुछ ऐसे काम थे जो कि मोना, राजू और उसके फ्रेंड्स के थ्रू किए गए थे। तो अब आपका क्या विचार है, आप कैसे अपने जो रिसोर्स है उसको दोबारा से कंजर्व कर सकते हैं, उसे कैसे बचा सकते हैं? The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provide. तो जो हमारा जो फ्यूचर है और जो हमारे फ्यूचर के प्लैनेट हैं और जो पीपल है वो किस चीज़ से लिंक्ड है, कि जो हमारे रिसोर्स हैं उसको हम कैसे मेंटेन करें और उसे कैसे प्रिजर्व करें, और कैसे जो हमारे नेचर हैं उसको हम फ्यूचर में यूज करें। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, और ये हमारा कर्तव्य है, ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। तो जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्स हैं उनका यूज हम सस्टेनेबल ढंग से करें। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व। तो पृथ्वी पर जितनी भी डाइवर्सिटी है उनको हम क्या से रखें, कंजर्व रखें, यानी कि संरक्षित रखें। द डैमेज टू द नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि, यानी कि जो उसका लॉस है, नेचुरल एनवायरमेंट का जो लॉस है उसे हम कम से कम करें। In this lesson, we have read how we have to use resources, not to waste them, and which are renewable, we use them very carefully. And we have got to use carefully in this chapter the very beautiful nature. We have a gift to use them and to save them for our future generation, and also it's our duty to conserve the resources and resources for our future generation, so they also can take advantage to it. I hope you all save your natural resources. Thank you.